हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल यूनिवर्सिटी एग्जाम क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्यकालीन इतिहास का सॉल्वेड मॉडल पेपर 1। यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे जो कि बीए फर्स्ट ईयर में अगर आप हो, अगर फर्स्ट सेमेस्टर का आपका एग्जाम है 2023 में, बहुत जल्द ही आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, तो तैयारी शुरू कर दीजिए। यहाँ पर मॉडल पेपर आपको डेली कराया जाएगा, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। यहाँ पर डेली आपको जो है वीडियो मिल जाएगी एक, तो आपको डेली क्लासेस देखना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मॉडल पेपर 1 को। तो मॉडल पेपर 1 में हम क्या देखेंगे, पहला क्वेश्चन से आपका स्क्रीन पर आता हुआ। तो पहला क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अतलग उत्तरीय प्रश्न है, प्रागैतिहास को परिभाषित कीजिए। इस बिल्कुल इसी बेस में आपको इसी फॉर्म में क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर मिलने वाले हैं आपको एग्जाम में। तो प्रागैतिहास को अगर परिभाषित करना है तो क्या यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा। तो प्रागैतिहास को अंग्रेजी में हिस्ट्री कहते हैं। मध्यकालीन इतिहास का बिल्कुल इसी तरह का पेपर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो प्रागैतिहास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। सिंपल से आपको इसी तरह से बिल्कुल लिखना है, इसी फॉर्म में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। प्रागैतिहास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री मतलब प्री मतलब पहले का होता है, प्री मतलब पहले, और हिस्ट्री माने इतिहास, यानी इतिहास से भी पहले का जो इतिहास होता है उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। यानी इतिहास से भी पहले का जो इतिहास है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो प्रागैतिहास को अंग्रेजी में प्री हिस्ट्री कहते हैं। प्रागैतिहास युग का जो अभिप्राय है उस प्रारंभिक युग से है जब जीव तत्व के अस्तित्व में आकर क्रमशः पशु योनि और मानव योनि में पदार्पण किया तथा इसका अंत लेखन कला के प्रथम परिचय के साथ स्वीकार किया। तो देखिए, प्रागैतिहासिक युग जो है उसका अभिप्राय यानी उसका जो अर्थ है, सिंपल सा अर्थ है, उस युग से लगाया जाता है जब जीव जंतु जो है वो जो अस्तित्व में जब आए, यानी जब अस्तित्व में आकर मतलब पशु योनि और मानव योनि में जब उनका पदार्पण हुआ, तो इसका अंत जो लेखन कला के प्रथम परिचय के साथ स्वीकार किया। आगे इसमें लिखा है, इससे स्पष्ट होता है कि प्रागैतिहासिक युग वह है जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य पूर्णतः अनुपलब्ध हैं। इस युग का मानव पूर्ण रूप से निरक्षर था। यह ऐतिहासिक काल से पहले की कथा का संकेत करता है। देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है। एक तो जो प्रागैतिहासिक युग है उससे क्या कहते हैं, ये अंग्रेजी शब्द का जो प्री अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, प्री हिस्ट्री कहते हैं। प्री हिस्ट्री बोले तो यानी इतिहास से भी पहले का जो इतिहास है उसे कहते हैं प्री हिस्ट्री। इसके बारे में जो लिखित साक्ष्य बिल्कुल भी नहीं है। ये उस समय का इतिहास है जब पशु योनि और मानव योनि में जब जीवों का अस्तित्व में आया, और इसका साक्ष्य पूर्णतः अनुपलब्ध है। इस युग का जो मानव था पूर्ण रूप से निरक्षर था। यहाँ पर मतलब कोई भी लेखन कला या फिर बातचीत की कोई भी यहाँ पर मतलब कोई जो है लोग निरक्षर, कोई भी लोग पढ़ा लिखा नहीं था। यह ऐतिहासिक काल से पहले का था। देखिए, जो आपका जो प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो आपको बांटा गया है ऐतिहासिक काल, एक आद्य ऐतिहासिक काल, एक प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल है वो ऐतिहासिक काल की पहले की कथा नहीं, यानी जो इतिहास से भी पहले की कथा उससे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। तो उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन से आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, सिंधु सभ्यता के सामाजिक संगठन पर प्रकाश डालिए। बिल्कुल सीधे के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आप RMLU के स्टूडेंट्स हो तो श्योर है कि जो आपका पेपर है बिल्कुल लिखित आएगा, यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। वहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर जो आपका पेपर है बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव आएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो सामाजिक संगठन पर प्रकाश डालिए। अगर आपने चैप्टर पढ़ा तो बिल्कुल आसानी से आपको क्वेश्चंस को बना सकते हो, लेकिन अगर नहीं पढ़ा तो आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कई बार आपने पढ़ा होगा। तो हम मॉडल पेपर करा ही रहे हैं, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और डेली क्लास यहाँ पर मिल जाएगी। आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासेस अपलोड होंगी। सिंधु सभ्यता के सामाजिक मतलब उसका समाज कैसा था, यहाँ पर क्वेश्चन को समझना है। सामाजिक संगठन बोले तो वहाँ मतलब सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसका समाज कैसा था। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसका जो समाज था वो बिल्कुल नगरीय था। नगरीय के सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी। आप सभी को पता होगा, तो एक पॉइंट समझ में बैठा लीजिए। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी बिल्कुल नगरीय थी। तो बिल्कुल बोली भाषा जो आपका रहन सहन है बिल्कुल नगर जैसा होगा। तो क्या उत्तर में आप क्या लिखोगे, आपको डिस्क्रिप्टिव में बिल्कुल जितने हमने वर्ड लिखा है बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल इतने ही वर्ड में आपको लिखना है। तो सिंधु सभ्यता में समाज की इकाई परिवार थी। तो सिंधु सभ्यता में समाज की जो इकाई थी वो परिवार थी। जो समाज का यूनिट थी उसे परिवार कहा जाता है, जैसे आज भी परिवार कहते हैं। यहाँ के निवासियों को जो रहने की व्यवस्था अलग अलग थी, यानी पृथक पृथक जो रहने की व्यवस्था थी अलग अलग थी।
प्रत्येक परिवार में माता पिता भाई बहन पुत्री पुत्री आदि रहेंगे, जैसे आज रहते हैं उसी प्रकार उस टाइम भी रहे होंगे, भाई बहन रहेंगे, भाई मतलब पुत्र पुत्री रहे होंगे, तभी तो आगे की सृष्टि हुई। उत्खनन में स्त्री मूर्तियों के बहुसंख्या में प्राप्त होने के कारण विद्वानों की यह धारणा है कि यहाँ का जो समाज था मात्र सत्तात्मक रहा होगा। देखिए वहाँ पर उत्खनन शब्द आया। उत्खनन का मतलब होता है जो खुदाई करते हैं, जो आपके पुरातत्ववेत्ता होते जो खुदाई करते हैं तो उससे कहते हैं उत्खनन। जब वो उत्खनन का कार्य करते हैं तो वहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मूर्तियाँ मिली हैं वो सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ स्त्रियों की मिली हैं। सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ किसकी मिली? स्त्रियों की मिली। तो इस प्रकार विद्वानों को जो मत है वो इस प्रकार विद्वान कहते हैं कि यहाँ पर जो समाज रहा होगा मात्र सत्तात्मक रहा होगा। मात्र सत्तात्मक बोले तो वहाँ पर ज़्यादातर जो बातें हों माता, घर का जो मुखिया हो माता रही होगी, यानी जो महिलाएँ रही होंगी घर की मुखिया रही होंगी। पुरुषों का इतना योगदान नहीं रहा होगा घर के जो मुखिया में। स्त्री मूर्तियों की अपेक्षा पुरुष मूर्तियाँ कम मिलती हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर के एन दीक्षित एक ये बहुत फेमस इतिहासकार हुए हैं। इन्होंने क्या लिखा है? डॉक्टर के एन दीक्षित ने समाज को 2 भागों में बांटा है। समाज को 2 भागों में बांटा है। जो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज था उन्होंने 2 भागों में बांटा है सिंधु घाटी सभ्यता के समाज को। कौन कौन से 2 भाग हैं? 2 भागों में बांटा है। एक तो उच्च वर्ग जिसमें पुरोहित वैद्य ज्योतिषी आदि रहते थे, आप सभी को पता होगा, जिसमें पुरोहित वैद्य ज्योतिषी आदि रहते थे। एक तो उच्च वर्ग यानी जो डॉक्टर के एन दीक्षित हैं, के एन दीक्षित साहब हैं, इन्होंने जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था 2 भागों में वर्गीकृत। एक तो उच्च वर्ग, एक तो निम्न वर्ग। एक उच्च वर्ग, एक निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में किस को रखा? उसको उच्च वर्ग में रखा पुरोहितों को, वैद्यों को, ज्योतिषी को आदि रहते थे। नहीं और भी बहुत सारी जातियाँ थी जिसमें ये रहते थे। निम्न वर्ग जिसमें चरवाहे थे, मल्लाह थे, कृषक थे, वणिक थे और मछुआरे थे आदि रहते थे, उससे कहते थे निम्न वर्ग कहते थे। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कर रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य के जनहित के कार्य पर प्रकाश डालिए। चंद्रगुप्त मौर्य जो आपका टॉपिक है, बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के जनहित के कार्य पर प्रकाश डालिए। जनहित मतलब बोले तो जनहित मतलब जनता के कल्याण के जो कार्य किए गए हैं चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, उन पर प्रकाश डालिए। मतलब उनके ऊपर कुछ आप टिप्पणी लिखिए। तो देखिए आपको यहाँ पर इस तरीके से बिल्कुल लिखना है, इस तरीके से लिखना है। चंद्रगुप्त मौर्य एक प्रजावत्सल शासक था। प्रजावत्सल मतलब बोले तो जो प्रजा के प्रति प्रेम करता हो उससे प्रजावत्सल कहते हैं। तो प्रजावत्सल शासक था। आप सभी को पता होगा, अगर चंद्रगुप्त मौर्य की स्टोरी अपने पढ़ी तो बहुत अच्छा शासक था। उसने अपने साम्राज्य में लोक कल्याणकारी मतलब समाज के कल्याण के लिए, जनता के कल्याणकारी कार्य संबंधी कार्य करने का एक अलग विभाग बनवाया था। उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए निम्नलिखित कार्य किए। तो बिल्कुल इस तरीके से आप क्वेश्चन को लिखना है। और देखिए आपको बिल्कुल जैसे हमने नंबर डाल के लिखा है, बिल्कुल आपको नंबर में लिखना है। नंबर फॉर्म में लिखोगे तो आपको ज़्यादा कॉपी भी भरेगी और देखने में भी अच्छा लगेगा। जैसे आप यहाँ पर लिख देते, ऐसे ही लिख देते तो आपको पता नहीं चलता कि कितने पॉइंट्स लिखेंगे और एग्जामिनर आपको अच्छे खासे नंबर भी नहीं देगा। आप देखिए फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है। जो फर्स्ट ईयर के लोग थे पिछली बार उनका रिजल्ट आ चुका है। तो आपको भी अच्छे तरीके से मेहनत करना ताकि अच्छे से पास हो। हम कॉपी में क्या लिखकर आपको पढ़ा रहे हैं क्योंकि आप समझ सको कि किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। तो बिल्कुल इसी तरीके से एग्जाम में लिखना है। चंद्रगुप्त सीजीएम बोले तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य में यात्रियों की सुविधा के लिए अनेक सड़कों तथा सरायों का निर्माण, सराय मतलब तालाब, अनेक सड़कों तथा सरायों का निर्माण कराया। तो पहला पॉइंट आपको लिख देना है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य में यात्रियों की सुविधा के लिए अनेक सड़कों तथा सरायों मतलब तालाबों का निर्माण कराया। सेकंड पॉइंट आपको क्या बनाना है? आपको पॉइंट्स को सोचना है फिर आपको बनाना है, आपको रटना नहीं, बिल्कुल भी रटना नहीं है। हिस्ट्री या रटने का कोई सब्जेक्ट नहीं है। सेकंड पॉइंट बताना है, किसानों की सुविधा के लिए अनेक कुओं, तालाबों, झीलों, नहरों आदि का निर्माण कराया। सम्राट ने अनेक औषधालय खुलवाए जहाँ पर अनेक औषधालय जहाँ मुक्त औषधियाँ दी जाती थी। देखिए आपको पहला पॉइंट क्या हमने बताया, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अनेक सड़कों तथा सरायों का निर्माण कराया। सेकंड पॉइंट बताया कि अनेक तालाबों, कुओं, झीलों, नहरों का निर्माण कराया और अनेक औषधालयों का निर्माण कराया जिसमें फ्री में जो दवाइयाँ दी जाती थी। फिर आपको तीसरा पॉइंट बना देना है, सम्राट ने अनेक औषधालय खुलवाए जहाँ मुफ्त औषधियाँ दी जाती थी। चौथा पॉइंट आपको बताना है, अकाल, महामारी, बाढ़ आदि संकटों के समय अवसर पर पीड़ित लोगों को राज्य की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती थी। जब अकाल आता था, बाढ़ आती थी या फिर कोई और संकट आता था तो राज्य की तरफ से जो है
उनको आर्थिक सहायता दे। जैसे आजकल भी मुख्यमंत्री आपको सहायता देते हैं, जैसे आपकी फसल डूब गई या फिर कोई आपका घर गिर गया तो आपको मुख्यमंत्री राहत कोष से जो आपको पैसा मिलता है, उसी प्रकार उस टाइम भी राजा के कोष से पैसा आता था गरीबों के लिए। तो आपको 5वां पॉइंट बताना है, बालकों, बूढ़ों, नाथों, अपाहिजों एवं गरीबों को लोक कल्याणकारी विभाग द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त होती थी। तो ये भी आपको पॉइंट्स बनाकर लिख देना है। तो बिल्कुल 4, 5, 6, 7 अगर आप अति लघु उत्तरीय में क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं अति लघु उत्तरीय में क्वेश्चन अगर आपके पूछा जाता है तो आपको 5-6 पॉइंट्स लिखने होंगे, तभी आपको नंबर मिलेंगे 4 से 5 नंबर। बढ़ते हैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, समावर्तन संस्कार किसे कहते हैं। तो हिंदू के रीति रिवाज है एक समावर्तन संस्कार। तो समावर्तन संस्कार क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा बिल्कुल आसानी से। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, आप लोग अच्छे से समझिएगा। हम आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं। यह संस्कार शिक्षा समाप्ति के बाद संपादित किया जाता था, मतलब अब नहीं किया जाता, पहले किया जाता था। क्या समझा आपने, शिक्षा समाप्ति के बाद यह संस्कार संपादित किया जाता था। इसका शाब्दिक अर्थ यह हुआ, जब गुरुकुल शिक्षा ग्रहण करने के बाद घर की ओर लौटना है, यानी गुरुकुल शिक्षा ग्रहण करने के बाद घर की ओर लौटना हो तब यह संस्कार किया जाता है। जब पहले क्या करते थे लोग, पहले गुरुकुलों में पढ़ाई होती थी, आजकल जैसे कॉलेज स्कूल में पढ़ाई होती है उसी प्रकार पहले गुरुकुलों में पढ़ाई होती थी। तो जब लोग गुरुकुलों की जो शिक्षा पूरी कर लेते थे तो जब उन्हें वहाँ से लौटना होता था तो सबसे पहले उन्हें समावर्तन संस्कार से गुजरना होता था। तब उनका समावर्तन संस्कार होता, जब गुरुकुल की पढ़ाई पूरी कर लेते थे, घर की ओर लौटते थे तब। याज्ञवल्क्य ने कहा, याज्ञवल्क्य जो फेमस गुरु हुए हैं भारतीय इतिहास में, आपसे पता होगा। याज्ञवल्क्य ने कहा कि जब विद्यार्थी गुरु के निकट रहकर अपनी शिक्षा पूर्ण कर लेता था तब उसका समावर्तन संस्कार होता था। आप लोग को बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल इजी वे में हमने समझाया है। याज्ञवल्क्य ने क्या कहा है, जब विद्यार्थी गुरु के समीप रहकर अपनी शिक्षा पूरी कर लेता था तब उसका समावर्तन संस्कार होता था। यह संस्कार संपन्न करने के लिए कोई शुभ दिन चुना जाता था। शुभ दिन आप सभी को जानता है, सभी को पता होगा। सभी लोग जो है हिंदुओं में जो परंपरा है, कोई भी काम करते हैं तो पहले शुभ दिन जरूर निकलाते हैं। तो उस समय तो हिंदू का और भी ज़्यादा उत्थान था। तो उस समय जो है हिंदू परंपरा के अनुसार कोई शुभ दिन चुना जाता था, तभी आपका जो समावर्तन संस्कार था किया जाता था। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 आज का हमारा आ चुका है। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा का वर्णन कीजिए। तो जब मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया भारत पर तो उसमें भारत की राजनीतिक दशा कैसी थी बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है, अगले घुतरे में आपको जवाब देना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोगों को जवाब देना है। तो जब मोहम्मद गोरी था तो उस समय जो राजनीतिक दशा थी बिल्कुल ख़राब थी भारत की, जो कि ये क्वेश्चन में आपको समझा रहे हैं, जो क्वेश्चन आपके लिखा है। कुछ इतिहासकारों का मत है कि मुसलमानों के आक्रमण के समय भारत दुर्बल तथा अजेय था। वास्तव में यहाँ की जो राजनीतिक स्थिति ही कुछ इस प्रकार थी, मतलब नीचे बताएंगे। भारत अनेक छोटे राज्यों में विभक्त था। आपको सभी को पता होगा, भारत अनेक छोटे राज्यों में विभक्त था। कोई यहाँ पर शासन कर रहा, ये पूरा भारत हो गया, ये पूरा भारत होगा, ये पूरा भारत कब हो गया, कोई यहाँ पर शासन किया, कोई यहाँ पर शासन किया, कोई मतलब जैसे आज दिल्ली पर शासन, जैसे आपकी दिल्ली राजधानी है, उस समय दिल्ली राजधानी नहीं हुआ करती थी। इस तरफ कोई किसी और का शासन था, इस तरफ किसी और का था। ओके, एक मिनट थोड़ा हम डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा प्रॉब्लम आ चुकी थी क्योंकि डिवाइस मेरी पूरी फुल हो चुकी है तो इनफ स्पेस दिखा रहा है। हली क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो देखिए, बिल्कुल अनेक छोटे राज्यों में विभक्त था। और उत्तर भारत में कन्नौज, अजमेर, बंगाल, बिहार तथा गुजरात थे। कन्नौज में राठौर वंश का शासक जो राजा जयचंद्र था, आप सभी को पता होगा इसका साम्राज्य बनारस तक फैला था। अजमेर तथा दिल्ली में जो आपका राजा था वो पृथ्वीराज चौहान था, आप सभी को पता होगा। अजमेर तथा दिल्ली में राजा पृथ्वीराज चौहान शासन कर रहा था। गुजरात में चालुक्य वंश का शासन था। उसी प्रकार दक्षिण में अनेक छोटे राज्य थे और देश में जो एकता थी वो सर्वथा उसका अभाव था। यह राज्य जो स्वार्थवश परस्पर संघर्ष कर रहे थे, मतलब एक राज्य चाहते थे कि ये राज्य हमारा हो जाए, यहाँ तक हमारा शासन हो जाए, यहाँ तक हमारा शासन हो जाए। तो इस प्रकार परस्पर जो छोटे शासक थे उन पर जो है आक्रमण किया करते थे और आपस में लड़ाई झगड़ा किया करते थे। इसी बात का फायदा मोहम्मद गोरी ने उठाया और भारत को जो है तोड़ दिया और भारत पर मुसलमान शासक हो गया। तो आपको अगर 5 क्वेश्चन समझ में आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक और शेयर करना है। अगर आपको इस क्लास की PDF बिल्कुल फ्री में प्राप्त करना है
तो अभी हमने टेलीग्राम चैनल नहीं बनाया है, इसकी पीडीएफ बिल्कुल इसी तरह की पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप लोग कमेंट्स करोगे कि इसकी पीडीएफ बिल्कुल चाहिए और टेलीग्राम चैनल बनाइए, तो अगर आप बहुत ज़्यादा कमेंट्स करोगे तो हम टेलीग्राम चैनल बना देंगे, इसकी जो पीडीएफ बिल्कुल इसी फॉर्म में आपको दे देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स करना है कि टेलीग्राम चैनल बनाएं या फिर ना बनाएं। तो आपके कमेंट्स के ऊपर है, जैसे आपके कमेंट्स आते हैं जैसे आपका रिस्पांस आता है। अगर आपका रिस्पांस अच्छा आता है तो अगला मॉडल पेपर भी हम आपके सामने रखेंगे। मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद।